नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्याकरण जगत में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अध्याय वाच्य, और वाच्य में अब तक हमने जो जो सीखा, आइए एक बार संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। हमने सीखा था वाच्य का शाब्दिक अर्थ, बोलने योग्य, बोलने का विषय, वाणी अथवा कथन। फिर थी वाच्य की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। इसके बाद वाच्य के दो भेद, मूलतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर से दो भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया सदा अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं आती हैं, और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इसके बाद आपने जाना था कि कर्तृवाच्य के उदाहरण आपने सीखे थे कि कर्तृवाच्य से और अकर्तृवाच्य में क्या अंतर है। दोनों के उदाहरणों के माध्यम से यह हमने स्पष्ट किया था। वाच्य के भेदों के विषय में अलग अलग आप जान चुके थे विस्तार से। तो आइए अब देखते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। कर्तृवाच्य आप सीख चुके थे अच्छे तरीके से कि कर्तृवाच्य में क्रिया सदा अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। देखिए बच्चों, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों कर्तृ अकर्तृ के ही भेद हैं। लेकिन इसमें अंतर किस बात का होता है कि अगर अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है तो वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा। यानी अकर्तृवाच्य का यदि कोई वाक्य है और उसमें अकर्मक क्रिया है तो वह भाववाच्य होगी, और सकर्मक का प्रयोग है, कर्म का प्रयोग उसमें है, तो वह क्रिया सकर्मक होगी, वह कर्मवाच्य का होगा। तो इस प्रकार ये जो तालिका बनी हुई है ना, एक बार इस पर भी ध्यान दीजिए आप थोड़ा, और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे देखा ना, वाच्य के दो भेद, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हम। और फिर अकर्तृ के दो भेद, कर्म और भाव। अब है कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के लिए। अकर्तृ में बच्चों दोनों ही आएंगे, पता है ना आपको, कर्मवाच्य भी और भाववाच्य भी, और दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्तृ से अकर्तृ बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ा जाता है। परसर्ग आप जानते हैं किसे कहते हैं। परसर्ग का मतलब है विभक्ति चिन्ह, जो कारक चिन्ह होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। दूसरा है वाक्य के क्रियापदबंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ा जाता है। बच्चों देखो, जो आपकी पुस्तक में प्रत्यय लिखा है, ये जा प्रत्यय नहीं, ये गलत लिखा है, इसमें गलती से छप गया होगा कि जा प्रत्यय नहीं, जा धातु है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो जा, वाक्य के क्रियापदबंध के बीच में जा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए शिकारी शिकार करते हैं, तो इसमें क्रियापदबंध क्या हुआ, करते हैं, और इसके मध्य में जा धातु कैसे जुड़ेगी, शिकारियों द्वारा। जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो अकर्तृ बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। करते हैं के साथ हमने जा धातु जोड़कर ये क्रिया का रूप बन जाएगा, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है। अगला बिंदु है क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया भूतकालिक रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, भूतकालिक रूप में बदल दी जाती है, और इस कार्य के लिए मुख्य क्रिया या धातु में आ, ई, ए अथवा ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अगला बिंदु है अकर्तृवाच्य में बदलते समय प्रायः कथनात्मक या विधानवाचक वाक्यों द्वारा निषेधात्मक वाक्यों में
से का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो सकारात्मक हैं उनमें से या के द्वारा, और जो नकारात्मक वाक्य हैं, निषेधात्मक वाक्य हैं, उनमें से का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें केवल द्वारा लगेगा और उसमें से लग जाएगा। जैसे बच्चे फिल्म देख रहे थे, बच्चों के द्वारा फिल्म देखी जा रही थी, ये विभक्ति रहित था। और अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं, बच्चे फिल्म नहीं देख रहे थे, बच्चों से फिल्म नहीं देखी जा रही थी। तो इस प्रकार अगला देखें, अगला बिंदु, अकर्तृवाच्य वाले निषेधात्मक वाक्य दो अर्थ देते हैं। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं निषेधात्मक, उनसे दो अर्थ सामने आते हैं, अक्षमता या असमर्थता प्रदर्शित करने वाले। एक तो जिनसे काम करने वाले की असमर्थता जाहिर होती है, जैसे वाक्य है कि माँ से खाना नहीं बनाया जाता। इस वाक्य के दो अर्थ हैं, ठीक है। एक अकर्तृवाच्य का अर्थ तो है ही, अकर्तृ तो है ही ये, और इस वाक्य से दूसरा अर्थ यह भी निकलता है बच्चों कि माँ खाना बनाने में असमर्थ है अथवा अक्षम है। अगला बिंदु है, हिंदी के अकर्तृवाच्यों के वाक्यों में, जो अकर्तृवाच्य के जो वाक्य हैं उनमें प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे इसमें देखिए आप बहुत ध्यान से कि माँ खाना बना रही है, कर्ता है ना इसमें माँ, और माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। यहाँ कर्ता को निरस्त कर दिया गया और कर्म प्रधान हो गया, माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, खाना कर्म है। अब हम ये कहते हैं खाना बनाया जा रहा है, कर्ता तो इसमें है लेकिन अप्रत्यक्ष कर्ता है, और प्रधान क्या है, कर्म। माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, ये हमें खुद से सोचना है। शर्मा जी फिल्म दिखा रहे हैं, इसी प्रकार शर्मा जी द्वारा फिल्म दिखाई जा रही है, और अथवा फिल्म दिखाई जा रही है, मतलब किसी के तो द्वारा दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर भी कर्ता का लोप है, लेकिन इसको हमें स्वतः समझना होगा। अब देखिए आगे, हिंदी के अकर्तृवाच्यों वाक्यों में व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है। व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में तो हमेशा ही कर्ता का लोप रहता है, इनमें कर्ता तो होता ही नहीं है। व्युत्पन्न जहाँ पर क्रिया, देखो व्युत्पन्न किसको कहते हैं, जहाँ क्रिया किसी के द्वारा संपन्न की जा रही है लेकिन कर्ता का वहाँ पर लोप होता है। जैसे खाना बनाया जा रहा है, अब खाना किसी के द्वारा तो बन रहा है ना, और खाना बन रहा है तो भी उसको बनाने वाला कोई है। पेड़ काटा जा रहा है और पेड़ कट रहा है, अथवा मशीन चलाई जा रही है, मशीन चल रही है। तो ये सारी व्युत्पन्न क्रियाएं हैं, कर्ता का लोप है, और उसके बावजूद भी हमें ये खुद समझना है कि इस कार्य को करने वाला, कर्म को करने वाला कोई है, तो ये हमारे अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। अब है अकर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय यदि वाक्य में कर्ता का लोप किया गया है तो एक कल्पित कर्ता को वाक्य में लगाना है। ये वही बात है कि कल्पित कर्ता हमें खुद लेकर आना है, खुद से सोचना है। जैसे यहाँ सोया नहीं गया, अब सोया नहीं गया किसी के द्वारा तो नहीं सोया गया ना, कोई तो कर्ता है इसके अंदर, तो यहाँ कोई नहीं सोया। इस कमरे में बैठा जाता है, मतलब कोई तो बैठता है, इस कमरे में लोग बैठते हैं। ये लोग लिखना नहीं है, हमें केवल सोचना है खुद ही। आइए आगे चलते हैं। वाक्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें, एक बार इनको दोहरा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार दृष्टि डालते हैं। अब तक हम क्या समझ चुके कि कर्तृवाच्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है। अकर्तृवाच्य अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के काम को निरस्त किया जाता है, यानी जो हमारा कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता प्रधान होता है, और जो अकर्तृवाच्य हैं यानी कर्म और भाववाच्य में कर्ता निरस्त होता है, यानी उसका महत्व कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता के कार्य को प्रधानता देने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि कर्तृवाच्य की क्रिया केवल कर्ता के लिंग
और वचन के अनुसार ही बदलेगी तथा कर्म वाच्य के वाक्यों में कर्म के अनुसार उनके अनुसार बदलेगी। तो यदि हम ये सोचते हैं तो ऐसा गलत है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी, क्योंकि कर्तृवाच्य के हर वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ही बदलेगी और न ही कर्मवाच्य के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। तो कई बार दोनों ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें दोनों के अनुसार ही नहीं बदलती, अन्य पुरुष प्रधान हो जाता है वहाँ पे। तो देखिए, कर्तृवाच्य के कुछ वाक्यों में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कुछ में कर्ता के अनुसार, कुछ में कर्म के अनुसार, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के अनुसार ही नहीं बदलती। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, देखिए अब जो कर्तृवाच्य हैं उसके उदाहरण हैं ये सारे, इससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहला वाक्य है आपका, बच्चा दूध पीता है। इसमें कर्ता कौन है? बच्चा पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप निर्धारित हुआ है यहाँ पर कि बच्चा दूध पीता है। यहाँ पर कर्म के अनुसार कि बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने किसको पिया? दूध को पिया। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, और कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं लगती। बच्चे ने दूध को पिया, तो यहाँ पर क्रिया अन्य पुरुष में हो जाती है, बच्चे ने दूध को पिया। लड़की नृत्य सीखती है, लड़की ने नृत्य सीखा, लड़की ने नृत्य को सीख लिया। तो ये सारे एक ही प्रकार के उदाहरण हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अगला बिंदु है कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया के बदलने की दो स्थिति होती हैं। कौन कौन सी दो स्थिति मिलती हैं? देखिए, कर्म के अनुसार, जहाँ कर्म प्रधान होता है उसके अनुसार क्रिया कैसे लगती है। जैसे लड़के या लड़कों के द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पर लड़का क्या है? पुल्लिंग। अगर हम कहें लड़के द्वारा आम खाया जाता है, तो क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार नहीं आई। देखो, कर्ता क्या है? लड़का। अगर हम कहें लड़के के द्वारा आम खाया जाता है, तो एक वचन, और लड़कों के द्वारा आम खाया जाता है तो भी क्रिया किसमें है? एक ही वचन में है। लेकिन आम कहाँ है? लड़कों के द्वारा आम को खाया जाता है। यहाँ पर क्रिया आम के द्वारा लगी है, ना कि लड़कों के द्वारा। अगर लड़कों के द्वारा लगती तो यहाँ पर बहुवचन में ही आती। तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, लड़के या लड़कियों के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो यहाँ भी क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। अब जहाँ दोनों के अनुसार ही नहीं होती, लड़के या लड़कियों के द्वारा आम को खाया जाता है, लड़के या लड़कियों के द्वारा रोटी को खाया जाता है, यहाँ पर दोनों के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, वास्तव में वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य अर्थात वाच्य का अर्थ तो केवल इतना ही है कि वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है या निरस्त किया जा रहा है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह निर्धारित किस पर होता है? प्रयोग अथवा अन्विति पर। अब देखिए, प्रयोग अथवा अन्विति से क्या तात्पर्य है? कि प्रयोग अथवा अन्विति से तात्पर्य है कि वाक्य की क्रिया वाक्य में आने वाली किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यानी किसकी कौन सी संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह निर्धारण होता है प्रयोग अथवा अन्विति के आधार पर। हिंदी में क्रिया के प्रयोग के 3 नियम हैं। 3 नियमों के अंतर्गत क्रिया किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, आइए देखते हैं। पहला नियम है कि यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है, अर्थात यदि कोई परसर्ग नहीं लगा है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। अगर कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग नहीं है, कोई विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता की संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार होगी। देखो, जैसे घोड़ा घास खाता है, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग, और खाता है पुल्लिंग, तो कर्ता के अनुसार क्रिया आई है इसमें। घोड़े घास खाते हैं, घोड़े बहुवचन है तो खाते हैं भी बहुवचन है। इसी तरह से घोड़ी घास खाती है या घोड़ियाँ घास खाती हैं, या स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही है। मतलब यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया निर्धारित होती है।
जब क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है या प्रयुक्त होती है तो ऐसे प्रयोग को हम कौन सा प्रयोग कहते हैं? कर्तरी प्रयोग। यहाँ कर्ता के अनुसार बदलती है। अब है दूसरा नियम, यदि कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा हो, कोई कारक चिन्ह लगा होगा तो क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्ता की संज्ञा के, जो कर्ता की संज्ञा है उसके अनुसार बदली जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्रिया वाक्य में आने वाली दूसरी संज्ञा या कर्म की संज्ञा के आधार पर ही लिंग वचन निर्धारण होगा। जैसे घोड़े ने घास खाई या घोड़ों ने घास खाई, यहाँ पर किसके अनुसार आई? क्रिया कर्म के अनुसार। घोड़ी ने घास खाई अथवा घोड़ियों ने घास खाई, घोड़ियों ने घास को खाया अथवा घोड़े या घोड़ों ने दाना खाया। तो यहाँ पर किसके अनुसार? तो हमें को याद रखना है कि जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उस प्रयोग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। अब है अगला नियम, नियम 3, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के बाद कोई परसर्ग आता है तो क्रिया दोनों के अनुसार ही नहीं बदलेगी। ऐसे स्थिति में क्रिया तटस्थ हो जाती है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल, अंग्रेजी में कहते हैं ना न्यूट्रल हो जाना, तटस्थ हो जाना, कि दोनों के अनुसार ही, ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार। तो तीसरा क्या बचा? अन्य पुरुष, अन्य के हो जाती है। जैसे घोड़ों ने घास या दाने को खाया, घोड़ी या घोड़ियों ने, यहाँ पर देखो लिंग वचन इनके अनुसार कर्ता के अनुसार नहीं आए हैं, घास या दाने को खाया। तो जब क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है और न ही कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है, तब यह प्रयोग भावे प्रयोग होता है। इसको भावे प्रयोग कहते हैं। तो बच्चों, इससे हमने क्या समझा कि कर्तृवाच्य में कर्तृ, कर्मणि तथा भावे तीनों ही प्रयोग होते हैं, तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। जैसे अब कर्तृवाच्य देखिए, लड़का सेब खाता है, लड़की सेब खाती है, बच्चे ने सेब खाया, बच्चे ने लीची खाई, बच्चे ने सेब को खाया और बच्चों ने सेब अथवा सेबों को खाया। तो ध्यान दीजिए इनके, ये तो था कर्तरी, जहाँ पर कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया निर्धारित हुई है। यहाँ है अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्योंकि कर्ता के बाद परसर्ग लगे होते हैं, कर्म में कर्ता तो प्रधान होता ही नहीं, तो इसमें स्वाभाविक है कि परसर्ग आएगा। तो अतः दो प्रयोग ही इसमें संभव होंगे, कर्मणि और भावे। कर्म में बच्चे से सेब नहीं खाया गया, कर्ता तो प्रधान है ही नहीं यहाँ पर। बच्चे से रोटी नहीं खाई गई, कर्मणि प्रयोग है ये भी। और बच्चे से सेब को नहीं खाया गया, बच्चे से रोटी को नहीं खाया गया, ये हमारा भावे प्रयोग है। अब है भाववाच्य। भाववाच्य में क्योंकि कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगे होते हैं, बताया था ना आपको, तथा अकर्मक क्रिया होने के कारण कर्म नहीं हो सकता। कर्म तो इसमें होगा ही नहीं, जब आपको पहले ही बताया कि भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होती है। जब अकर्मक क्रिया होगी तो कर्म का तो प्रश्न ही नहीं होता। अतः भाववाच्य हमेशा, भाववाच्य के जो वाक्य हैं वो हमेशा भावे प्रयोग में ही होते हैं। जैसे लड़के से नहीं दौड़ा गया, लड़की से नहीं दौड़ा गया। तो नहीं दौड़ा गया, एक तो असमर्थता भी है, कर्म भी नहीं है, यहाँ पर भावे प्रयोग है। तो ध्यान रखेंगे कि क्रिया के बदलने का संबंध प्रयोग से है, ना कि वाच्य से। अब है वाच्य परिवर्तन के उदाहरण। बच्चों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम कैसे बनाएंगे, ये आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने हैं। और कम से कम आपने कितने उदाहरण हैं आपके? 10 उदाहरण हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाने के। जैसे पहला उदाहरण मैं देख लेती हूँ, वे लोग मुझे बेईमान समझते हैं। और कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं लगेगी और यहाँ पर परसर्ग आने के कारण लगाकर हम इसको कर्मवाच्य बना देंगे।
कि मुझे बेईमान समझा जाता है, या उन लोगों के द्वारा मुझे बेईमान समझा जाता है। आप ये लिख सकते हैं, सब लोग व्यायाम करते हैं, सब लोगों द्वारा व्यायाम किया जाता है। हमने पूरा वाक्य इसी प्रकार लिखना है, इसको ऐसे कोष्टक में नहीं लिखना, पूरा ही लिखना है। तो बच्चों, आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। अब इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण हैं। दूसरे उदाहरण आपके कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे। तो देखिए, कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता प्रधान है, अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चला जाए। तो इसी प्रकार से आपने ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, और बच्चों दूसरा हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार बनाएंगे, इसका अभ्यास आपने बहुत अच्छे से करना है। और भाववाच्य से कर्तृवाच्य पुनः कैसे बनाएंगे, जैसे उससे चला नहीं जाता, वह नहीं चलती, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, पुनः इसको कर्तृ रूप में लाएंगे तो कर्ता प्रधान हो जाएगा यहाँ पे, बच्चा नहीं दौड़ता। तो इस तरह से आपने सारे उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और आज के लिए इतना ही, आगे कल चलेंगे, पुनः मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।